नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में हमारा लेक्चर चल रहा है संविधान सभा। संविधान सभा में अभी तक हमने संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके बारे में बात करी। पहले वाली क्लास में हमने संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां बनी हुई है उन समितियों के बारे में समझा और उनके अध्यक्ष के बारे में समझा कि उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे। एक सवाल यहाँ से बनता है, उससे पहले हमने संविधान सभा की पृष्ठभूमि के बारे में देखा, इसके चुनाव कैसे हुए, सीटों की संख्या कितनी थी, पुनर्गठन के बाद सीटों की संख्या क्या हुई, वो सब चीज़ें हमने अब तक करी। मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को याद कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक समिति के बारे में बात करते हैं। पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि संविधान सभा में एक प्रारूप समिति थी, अंग्रेजी में इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। संविधान सभा में एक प्रारूप समिति थी। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमने डॉक्टर अंबेडकर पढ़े थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमने देखे थे। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन इस प्रारूप समिति के बारे में हमें थोड़ा और पढ़ना है, क्योंकि ये संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सदस्यों के नाम भी हमें याद करने पड़ेंगे, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। प्रारूप समिति, जैसे नाम में लिखा हुआ है प्रारूप समिति, तो इसका काम क्या था? प्रारूप बनाने का काम था। क्या था? इसको क्या काम दिया गया था इस समिति को? संविधान का प्रारूप तैयार करना, अंग्रेजी में लिखूं तो ड्राफ्ट तैयार करना, प्रारूप तैयार करना। किस समिति को काम दिया गया था? प्रारूप समिति को ये काम दिया गया था। संविधान की प्रारूप समिति को क्या काम दिया गया था? संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण समिति आप कह सकते हो। जितनी भी समितियां आपने देखी, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, नियम समिति, संचालन समिति, उन सब समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। इसके हेड कौन? डॉक्टर अंबेडकर। क्या काम था? प्रारूप तैयार करना। प्रारूप क्या होता है जी? जब भी आप कोई बड़ा काम करते हो, जब भी एक बड़ा और बहुत विशाल काम आप करने जा रहे हो, तो पहले उसका आपको एक ड्राफ्ट, उसकी प्लानिंग तैयार करनी होती है कि हमें ये किस तरीके से बनाना है। उसका एक आधार आपको, प्रारूप, उसका ड्राफ्ट आप जो तैयार करते हैं, वही काम यहाँ पर किया गया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जिस समिति को जिम्मेदारी दी गई उसे हमने कहा प्रारूप समिति। सबसे पहले आपको इसकी तारीख पता करनी है कि किस तारीख को ये इसका गठन किया गया। याद रखिएगा, सीधा सवाल आएगा 29 अगस्त 1947। बहुत बार पूछा गया है, छोटे पेपर में सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया? तो 4 डेट आपको दी हुई होती है, आपको वो डेट में से 29 अगस्त 1947 को छांटना है। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ? गठन हुआ। किसका हुआ? प्रारूप समिति का, संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति। और इसके अध्यक्ष आपको पहले से पता है, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब हमें इसके सदस्यों को याद करना है। प्रारूप समिति के सदस्य आपको याद करने। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, कौन कौन थे, उन सबको आपको लिखना है। ठीक है, जनरली आपको सदस्य इसके 7 याद रखने, लेकिन अगर पूछ लें प्रारूप समिति के कितने सदस्य प्रस्तावित थे तो 7। लेकिन अगर ये पूछे कि कितने लोग प्रारूप समिति में सदस्य रहे तो आप बताएंगे 9। 7+2 रखेंगे। कैसे है, मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सीधा सीधा पूछे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य प्रस्तावित थे तो आप निश्चित रूप से बताएंगे 7। ठीक है, लेकिन अगर ये सवाल पूछ ले संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने व्यक्ति सदस्य रहें तो आप बताएंगे 7+2 यानी कि 9। देखते हैं कौन कौन सदस्य थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये इसके अध्यक्ष थे। एक विद्वान आदमी थे, बहुत महान राजनीतिज्ञ, महान कानूनवेत्ता, महान विद्वान। जितनी भी आप इनके सामने उपाधियां लगाएं वो कम है। डॉक्टर अंबेडकर हमारी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। संविधान बनाने की आप कहें तो जिम्मेदारी अगर माने तो इसी
समिति के ऊपर थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बचपन से याद है, कोई नई बात नहीं है, सबको याद है। चलो अगली बात करते हैं, अगले मेंबर इसमें देखेंगे हम। एन गोपाल स्वामी अयंगार, क्या नाम रखेंगे? एन गोपाल स्वामी अयंगार। एन गोपाल स्वामी अयंगार संविधान की प्रारूप समिति के मेंबर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर तीसरे मेंबर कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्लियर हुआ? चलो और मेंबर देखते हैं। चौथे मेंबर कौन है? डॉक्टर के एम मुंशी। कौन है साहब? के एम मुंशी, कांग्रेसी थे ये सवाल भी पूछा गया एक बार। संविधान की प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी थे। ठीक है, ये सवाल पूछा गया एक बार। ठीक है, के एम मुंशी कांग्रेसी थे। बाकी जो डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेसी नहीं थे, एन गोपाल स्वामी अयंगार कांग्रेसी नहीं थे, और भी जो मेंबर थे वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। लेकिन के एम मुंशी विचारधारा से कैसे थे? कांग्रेस के व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ इसको ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको केवल नाम याद रखो ताकि और फैक्ट घटे ना हो। चलो के एम मुंशी साहब लिखे। उसके बाद और कौन है? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक मुस्लिम सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी संविधान की प्रारूप समिति के मेंबर थे। एन माधव राव, एन माधव राव। ठीक है, एन माधव राव बाद में बनाए गए थे। इनकी जगह पहले कौन थे? इनकी जगह पहले थे बी एल मित्र। बी एल मित्र की जगह आए कौन? एन माधव राव। इसको ब्रैकेट में लिख के याद रखिएगा। एन माधव राव साहब जो है वो प्रारूप समिति के मेंबर बनाए, लेकिन जब 29 अगस्त को बनाई गई थी उस समय वो मेंबर नहीं थे। उस समय कौन थे? बी एल मित्र साहब थे। बी एल मित्र साहब ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया था। स्वास्थ्य कारणों की वजह से बी एल मित्र साहब ने इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह किनको मेंबर बनाया गया? एन माधव राव। तो एन माधव राव को भी याद रखना है और बी एल मित्र को भी याद रखना है। आगे बढ़े, चलिए। टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी आपको याद करना है। टीटी कृष्णमाचारी याद करने हैं। ये भी किसी की जगह आए थे, ये डीपी खेतान की जगह आए थे। इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कृष्णमाचारी साहब किनकी जगह आए थे? डीपी खेतान साहब की जगह आए थे। क्यों इनको मेंबर बनाया टीटी कृष्णमाचारी को? क्योंकि डीपी खेतान साहब की मृत्यु से वो सीट खाली हो गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी? 7 थी, लेकिन कुल 9 लोग इस समिति के मेंबर रहे। अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनेगी। इधर से सवाल बनने की, प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं बनेगी। किससे? प्रारूप समिति के मेंबरों से, प्रारूप समिति के मेंबरों से। ठीक है, इसकी कुल 141 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? चाहो तो याद ना करो, चाहो तो कर लो, लिख लो, कहीं पर पड़ा रहेगा। 141 बैठकें प्रारूप समिति की हुई और कोई विशेष बात नहीं। चलिए, ये हमारी संविधान की प्रारूप समिति हमने याद करी। ठीक है, अब देखते आगे बढ़ते हैं। संविधान का प्रभाव में आना बनकर के कब तैयार हुआ, इस बात को हम समझते हैं। 26 नवंबर आपको तारीख याद करनी है। 26 नवंबर 1949। 2 तारीखें आपके दिमाग में जब भी आप संविधान के लागू होने, इसके पारित होने ऐसे करके सुनते हो, तो 2 तारीखें आपके दिमाग में आती हैं। एक तो 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950। दोनों के बारे में देख लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है।
कन्फ्यूजन का सवाल है ना, ये आपके सामने कन्फ्यूजन रहता है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कब 26 नवंबर को क्या हुआ और 26 जनवरी 1950 को क्या है, तो वो याद कर लेते हैं। याद रखिएगा 26 नवंबर को संविधान पारित हुआ, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित, हस्ताक्षर हुए, ऐसे करके याद रखो। संविधान पारित हुआ, आत्मार्पित हुआ, मतलब स्वीकार कर लिया हमने, संविधान को अपनाया, और क्या क्या शब्द काम में लेंगे, अपनाया। इस तारीख को हमने संविधान को अपनाया, ठीक है, स्वयं को संविधान सौंपा, या कहो कि आत्मार्पित कर लिया, या कहो कि इस दिन हमने इस पर हस्ताक्षर किए, और सबसे वैलिड शब्द काम में लेना हो तो हमने इस दिन संविधान पारित कर दिया। आप कहना चाहो तो ये भी कह सकते हो कि हमने संविधान लागू किया, लेकिन आंशिक रूप से लागू किया, पूरी तरीके से हमने लागू नहीं किया। क्या हुआ, आंशिक रूप से लागू किया, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से संविधान लागू भी हमने इसी तारीख को किया। मैं आंशिक रूप से क्यों बोल रहा हूँ, देखो पारित करना और लागू करना में अंतर है, अभी समझेंगे इस चीज़ को हम। पहले देखते हैं आंशिक रूप से लागू किया तो क्या क्या लागू किया। हमने इस तारीख को पूरा संविधान लागू नहीं किया। किस तारीख को, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, केवल नागरिकता, चुनाव व संसद संबंधी प्रावधान लागू किए। संसद संबंधी प्रावधान लागू किए। इस दिन हमने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को, इस तारीख को हमने नागरिकता, चुनाव व संसद संबंधी प्रावधानों को लागू किया। मतलब हमने कंप्लीट संविधान लागू नहीं किया, ध्यान रखना इस बात का, लागू किया लेकिन आंशिक रूप से लागू किया। ये काम हमने किस दिन किया, 26 नवंबर 1949, प्लस अन्य छोटे प्रावधान, अन्य छोटे छोटे प्रावधान हमने उस दिन लागू कर दिए। किस दिन, 26 नवंबर 1949 के दिन। ये लो जी, ये 26 नवंबर 1949 की बात हुई। इस दिन हमने क्या किया, संविधान को पारित किया। ठीक है, देखो पारित करने में और लागू करने में अंतर है। मूल रूप से अगर आपसे पूछे ना कि 26 जनवरी और 26 नवंबर इन दोनों तारीखों में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे 26 नवंबर को हमने पारित किया था। हमने पारित करने का मतलब होता है उस पर साइन करना, हस्ताक्षर करना। पारित करने का मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर करना। अब एक तारीख आती है 26 जनवरी 1950। बहुत से विद्यार्थियों के मन में ये कन्फ्यूजन रहना ही रहना है कि भाई 2 तारीखें हैं, किस तारीख को क्या क्या हुआ, मैं तो कन्फ्यूजन है, हमेशा गलत हो जाता है सवाल। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान पूरी तरह लागू, या कह दो कि पूर्ण संविधान लागू, पूर्ण संविधान लागू। ठीक है, ऐसा क्यों भाई, उस दिन लगा देते क्या क्या होता, बात समझ में आई। पहले तो 2 शब्दों के अर्थ समझो, एक तो पारित होना होता है, एक होता है लागू होना। पारित होना और लागू होना में अंतर है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। आपने एक मूर्ति बनाई, आप कोई कलाकार हो ऐसा मानो, आप एक कलाकार है और आपने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। ठीक है, जिस दिन मूर्ति बनकर के तैयार हुई, जिस दिन आपने मूर्ति को बना के उस पर रंग वंग कर दिया, उसको अच्छा बना दिया, वो दिन तो है पारित होने का, यानी कि वो दिन तो है बनकर के तैयार होने का। उस दिन उसको आपने अपना लिया, आपने उसको बोला कि हाँ मेरी तरफ से ये फाइनल है, बन चुकी है। तो मूर्ति बनने की तारीख आपकी हो गई। अब जिस दिन आप उसको दुकान में ले जाकर रखोगे, जिस दिन आप उसे लोगों के लिए खोलोगे, वो दिन क्या हो जाएगा, वो होगा लागू करने का दिन। समझ गए बात को। आपने कोई चीज़ बना ली, मतलब आपने एक मूर्ति बना ली, आपने अपने घर में रख रखी है, आपने बना ली, उसमें रंग कर दिया, पेंट कर दिया, वो आपके पास ही पड़ी है।
तो वो तो उसके क्या हुआ, बनने का दिन हुआ, वो पारित होने का दिन हो गया। और जिस दिन आप अपनी दुकान में ले जाके उसको बेचने के लिए रखोगे, वो दिन क्या होगा, वो लागू होने का दिन समझा जाएगा। उसी तरीके से हमें कानूनों को समझना है। जब भी कोई कानून बनता है, चाहे आप संविधान को ले लो, चाहे आज के दौर के सामान्य कानूनों को ले लो, जब भी कानून बनता है, जिस दिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, जिस दिन उस पर साइन होते हैं, वो दिन कहलाता है पारित होने का दिन। ठीक है। और जिस दिन वो जनता के लिए लागू होता है, जिस दिन वो जनता के लिए खोला जाता है, उस दिन वो क्या होता है, लागू होने का दिन। तो हमारे संविधान में भी, हमारे संविधान को भी पूरी तरीके से जनता के लिए कब लागू किया गया, पूर्ण रूप से जनता के लिए कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। आंशिक रूप से कुछ प्रावधान लागू कर दिए थे, किस तारीख को, 26 नवंबर 1950 को। लेकिन कोई पूछे कि हमारा संविधान किस तारीख से लागू हुआ, किस तारीख से जनता के लिए, जनता को सौंपा गया, जनता के लिए लागू किया गया, तो हम कहेंगे 26 जनवरी 1950। और कोई पूछे कि हमारा संविधान किस तारीख को पारित हुआ, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949। अगली बात पर आते हैं, ऐसा क्यों, ये 26 जनवरी 1950 हमने किस याद में रख लिया भाई, 26 जनवरी 1950 हमने किस खुशी में रखा, क्या कारण है कि हमने 26 जनवरी रखा। 1 जनवरी 1950 को नए साल से क्यों नहीं रख देते, हमको रखना ही था तो बाद में लागू करना था। तो ध्यान देना, 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व है, इसको मैं लिख नहीं रहा, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। 26 जनवरी का भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक महत्व है। और जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मालूम पड़ेगा कि 26 जनवरी 1930 को हमने भारत में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। कांग्रेस ने उस दिन पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 के दिन को। यानी कि उससे पहले एक लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। उस लाहौर अधिवेशन में एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया था, एक संकल्प लिया गया था कि आने वाले अगले महीने में जो 26 जनवरी 1930 होगी, उस 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और वो 26 जनवरी को दिन जो था, 26 जनवरी 1930 का दिन था, उससे पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाया गया। जगह जगह पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, अपने आप को आज़ाद घोषित करके जगह जगह फंक्शन किया। आज़ाद हुए नहीं थे, लेकिन लोगों ने एक दिवस मनाया। उसी दिवस, उसी यादगार दिवस की याद में हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने कहा कि क्यों ना उस 26 जनवरी के दिन को हम पूरे इतिहास में यादगार बना दें, वो भूला नहीं जाए। उसी की याद में हमने क्या किया, 26 नवंबर को संविधान बना तो लिया, लेकिन तय ये हुआ कि हम अगले साल 1950 में 26 जनवरी 1950 को हम संविधान को पूरी तरीके से लागू करेंगे, ताकि उस 26 जनवरी जो इसका मॉडर्न हिस्ट्री में जो ऐतिहासिक दिन था उसको और यादगार बनाया जा सके। तो ये गणतंत्र दिवस के रूप में हमने फिर मनाना शुरू किया। तो 26 जनवरी जो है ना, ये संविधान के पूरी तरह लागू होने का दिन है। इसे हम देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बात समझ में आई? चलिए, अब ये जो संविधान बनकर के तैयार हुआ ना साहब, ये जो संविधान बनकर के तैयार हुआ, इस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब क्या है, जो 26 नवंबर को बनकर के तैयार हुआ था, इस मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं सर? तो आप बताएंगे 395, 395। और पूछ लें कि अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां कितनी हैं? तो 8। ये मूल संविधान की बात हो रही है। अब अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं, तो वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12 है। मूल संविधान में कितनी थी? 8। अभी आज के वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 8। अगर आपसे कहें कि अनुच्छेद कितने हैं, तो आप तो मैं कहूँ कि 395 ही बताना। फिर भी हालांकि अभी वर्तमान में अनुच्छेद, कई किताबें, कई लोग आपको 400 प्लस चले जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ऐसा जो कहते हैं कि 400 प्लस अनुच्छेद है, उनसे पूछना कि 396वां अनुच्छेद कौन सा है। उनसे पूछना कि अगर आप 400 प्लस बता रहे हो तो बताओ 398वां अनुच्छेद कौन सा है। वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 396वां अनुच्छेद है ही नहीं, 398वां अनुच्छेद है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि भारतीय संविधान में 400 प्लस अनुच्छेद हो गए? आपने संशोधन करे, हमारी संसद ने संशोधन करे, संशोधन करके कई नए अनुच्छेदों को इसमें शामिल करवाया, लेकिन वो जैसे मान लो आर्टिकल 21A बनाया है,
अब ये एक नया अनुच्छेद तो है, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। अभी भी कितने ही बने हुए हैं? 395 ही बने हुए हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल विवादास्पद है, पूछेगा नहीं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा विवादास्पद सवाल नहीं पूछे। आज भी आपको 395 ही याद करना। अनुसूची अब कितनी होगी वर्तमान में? वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी होगी? 12 होगी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हो गई? 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में होगी। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये हमारे संविधान की पूरे बनने का काम हुआ। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय हमारे संविधान को लगा। एक फैक्ट और याद कर लीजिएगा, प्रस्तावना जो है ना, वैसे आगे पढ़ेंगे इसको, अभी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा याद रखिए कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। प्रस्तावना को सबसे बाद में लागू किया गया। वो मैं जब उद्देशिका पढ़ाऊंगा तो वहाँ लिखाऊंगा, अभी यहाँ रहना तो अपने टॉपिक से दूर नहीं होंगे। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है। साधारण सा सवाल है, बच्चे को याद ना लिखाऊं तब भी आप इसको याद रखेंगे। चलिए कुछ अन्य तथ्य हम याद कर लेते हैं। कुछ अन्य तथ्य, संविधान सभा द्वारा हाथी की मुहर है ना, उसको प्रतीक के रूप में अपनाया गया। हाथी की मुहर को हाथी की मुहर जो है ना, वो प्रतीक के रूप में अपनाई गई है। पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस पशु की मुहर को प्रतीक के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? तो कभी बाघ वगैरह मत कर देना। आप क्या करोगे? हाथी की मुहर को अपनाया गया। हाथी का एक चित्र बना के प्रतीक, उसकी मुहर छाप जो लगी वो हाथी के चिन्ह वाली थी, तो हाथी की आकृति इस पर बनी हुई है। हाथी की मुहर हम याद रखेंगे। एक है संविधान के कानूनी सलाहकार। संविधान के कानूनी सलाहकार, संविधान के जो कानूनी सलाहकार है वो कौन थे? सर BN राव थे। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, तो आप कहोगे सर BN राव को हमने कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया हमारी संविधान सभा के। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का सुलेखक कौन था, पूछ लेगा सवाल, कभी पूछा नहीं है बट पूछ सकता। संविधान के सुलेखक मतलब लिखने वाला, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये महाशय जो थे संविधान के सुलेखक थे। सुलेखक मतलब लिखने वाला। संविधान को टाइप नहीं किया गया था, पेन से लिखा गया था। तो याद रखिएगा संविधान के सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगर आपसे कहें कि हिंदी सुलेखक कौन थे, वो जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे वो इंग्लिश में लिखे थे उन्होंने। हिंदी में जिसकी अच्छी राइटिंग थी, जिसने लिखा, उनका नाम क्या है? वसंत कृष्ण वैद्य। क्या नाम पड़ा? वसंत कृष्ण वैद्य। तो वैद्य साहब ने संविधान की हिंदी संस्करण को लिखा। हम इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ और फैक्ट आपको याद करने होंगे। संविधान सभा में SC के मेंबर कितने थे? शेड्यूल कास्ट के कितने मेंबर थे? 31 मेंबर थे। शेड्यूल कास्ट के मेंबर कितने थे? 31 थे। मुस्लिम मेंबर कितने थे? 80 थे। लिखने की जरूरत नहीं, केवल SC वाला याद रखो, क्योंकि अभी संवैधानिक प्रावधानों में अनुसूचित जाति के बारे में पूछ लिया जाता है। तो 31 अनुसूचित जाति से सदस्य संविधान सभा में थे। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या याद करना है? किसने कितनी सीटें जीती, ये तो आपको पहले से पता है। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने उस समय 73 सीटें जीती थी। ये आपको याद करना है। इसके बाद आपको समझना है कि संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस प्रांत का रहा? क्या करना है? संविधान सभा में
सर्वाधिक सीटों वाला प्रांत या सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत, सर्वाधिक सीटों वाला प्रांत या सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला, सर्वाधिक सीटों वाला प्रांत या किस प्रांत का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रहा, तो आप बताएंगे संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत की 55 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 55 सीटें किसकी थी? संयुक्त प्रांत की। तो सबसे बड़ा प्रांत कौन था? संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान यूपी इसे हम कह सकते हैं। आज का वर्तमान यूपी जो है वो उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और इसकी सर्वाधिक सीटें उस समय हमारी संविधान सभा में थी। क्लियर? उसके बाद पूछे तो मद्रास था 49 सीट लेकर के। दूसरे नंबर पर कौन था? मद्रास। लिख लीजिए मद्रास 49 सीटों के साथ हमको याद करना। सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत मतलब सबसे ज़्यादा किस रियासत को सीटें मिली? सबसे बड़ी रियासत पूछ ले तो मैसूर लिखेंगे आप। कितनी सीटें थी मैसूर रियासत की? मैसूर रियासत को 7 सीटें दी गई थी। मैसूर रियासत को 7 सीटें दी गई थी। अगर पूछे कि राजस्थान के जो रियासतें थी, राजस्थान में किन रियासतों को कितने कितने लोग यहाँ से बुलाए गए थे, वो ध्यान रख लेना। तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व, राजस्थान का प्रतिनिधित्व मतलब किस रियासत से कितने मेंबर हमारी संविधान सभा में थे। तो जयपुर से सर्वाधिक, जयपुर से ही थे 3 सदस्य। जयपुर से कितने मेंबर थे संविधान सभा में? जयपुर रियासत से 3, जोधपुर रियासत से 2, जयपुर से 3, जोधपुर से 2, उदयपुर से भी 2, उदयपुर से 2, बीकानेर रियासत से 1, अलवर से भी 1, कोटा से भी 1, और एक हमारा आयुक्त प्रांत था जो अजमेर कह सकते हैं उसके, उसे हम अलग से लिख सकते हैं उसको, अजमेर मेरवाड़ा से 1। अजमेर मेरवाड़ा से कितने मेंबर हुए? 1। तो ये हमारे यहाँ से राजस्थान से हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व हमने संविधान सभा में दिया। राजस्थान के लोग जो संविधान सभा में पहुँचे, जयपुर से 3 पहुँचे, जोधपुर से 2 पहुँचे, उदयपुर से 2 थे, बीकानेर से 1, अलवर से 1, कोटा से 1। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ का हमने कितना रिप्रेजेंटेटिव दिया राजस्थान से, वो हमको याद रखना। ये है हमारी संविधान सभा का काम कंप्लीट हुआ। हमने संविधान सभा पढ़ी। अब क्या करना है? अब आपको करना है, इससे जो सवाल आए हैं संविधान सभा के, जो सवाल एग्जाम में पुराने पेपर्स में, आरएस के पेपर्स में मुख्यतः पूछे गए हैं, हम उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि संविधान सभा वाले पार्ट से एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। आरएस 2013 का सवाल सबसे पहले देखते हैं। सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित करना, मतलब ये सूची एक्स है ऊपर वाली, ये सूची नीचे वाली, ये सूची वाई है। इसे हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। क्लियर बात? तो सूची एक्स देखो, ए में लिखा हुआ है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। आपने जो दूसरी वाली क्लास थी उसमें, पहली वाली क्लास में पढ़ा होगा, दूसरी वाली क्लास में पढ़ा होगा, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है? अब सुमेलित तो किसी एक से ही करना पड़ेगा ना, दोनों से तो नहीं कर सकते। तो हमारे सामने एक दुविधा उत्पन्न हो गई इसमें कि भाई मैं किससे सुमेलित करूं, वीटी कृष्णाचारी से करूं या एससी मुखर्जी से करूं। तो कोई बात नहीं, अभी रुकिए, आगे ऑप्शन पढ़ो। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था, के एम मुंशी जो है प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। मतलब बी को हमें किससे मिलान करना है? 3 से करना है। यानी कि जो कूट आपको दे रखे हैं ना, इसमें ऑप्शन ए में
ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में आपको चलना है और देखना है कि जो ब है ना, ब, इस ब का मिलान करना है 3 से, यानी कि ब के सामने जहाँ 3 है ना उस पे तो रुकना है, और जहाँ ब के सामने 3 नहीं है उसको काट देना है। ऑप्शन ए में देखो, ए के सामने क्या है, ए है, 1 है, बी के सामने क्या है, 4 है। हमें कन्फर्म हुआ कि ब के सामने, ब जो लिखा हुआ है, ब के आगे हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल ऑप्शन 3 करना है। यहाँ ब के आगे क्या है, 4 है। डी में देखो ब के आगे 4 है, मतलब कि डी भी नहीं भरना और ऑप्शन ए भी नहीं भरना। क्लियर। फिर हमने देखा ऑप्शन सी, देखा ब के आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब ब के आगे हमें तो 3 लगाना है, तो सी भी नहीं भर सकते। ब के आगे क्या करना है, 3 भरना है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा है जिससे हम, हमारा जो मूल फैक्ट है वो सही हो रहा है। अब इससे बाकी सारे मिलान कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो स में क्या है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, एक बार छोड़ दो। संघ संविधान समिति के सदस्य कौन थे? संघ संविधान समिति के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के सदस्य कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब द के सामने क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, तो ये हमारा, ये देखो सही बैठ रहा है। ठीक है, ब के सामने 3 आना चाहिए, हमारा सही है। इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारे ठीक हो रहे हैं, बाकी तीनों कट रहे हैं। इसका मतलब बी आंसर होगा। तो ए के सामने क्या आ जाएगा, 4, यानी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने किसको माना है, HC मुखर्जी को माना है। और वो मेंबर जो राजस्थान से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया वो VT कृष्णमाचारी बन जाएंगे, जिन्होंने जयपुर से प्रतिनिधित्व किया। तो इसका आंसर क्या होगा फाइनली, इसका फाइनल आंसर हमें बी लगाना है। बी इसका आंसर होगा। क्या होगा, बी हमारा इसमें आंसर होगा। बात समझ में आई? तो 1 या 2 अगर फैक्ट आपको याद है तो उनको पकड़ करके बैठिए, उन्हीं से आपका उत्तर निकल जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नांकित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? RS 2013 का सवाल है। अब देखो, वो जो मैंने नाम लिखाए थे आपको 9, अगर आप गलती करते आप 7 ही लिखते, मैं दोनों जो व्यक्ति जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और जिनकी मृत्यु हो गई उनको नहीं लिखा था, तो आपका ये सवाल आपसे नहीं हो पाता। N माधव राव, आप पूछा क्या है, मेंबर नहीं था। इसका मतलब N माधव राव तो थे, यह आंसर नहीं हो सकता। मोहम्मद सादुल्ला साहब भी इसके मेंबर थे। ऑप्शन बचे 2 हमारे सामने, या तो सी या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। अब DP खेतान, हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी लेकिन मेंबर तो रहे थे ना। BN राव का नाम हमने कहीं नहीं सुना। इसका मतलब BN राव प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। DP खेतान साहब, इनकी मृत्यु हो गई थी लेकिन ये मेंबर जरूर रहे थे। अगर मैं आपको ये नाम नहीं लिखाता उस जगह, 7 ही नाम लिखा के छोड़ देता, किनकी मृत्यु हुई, किन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये सवाल अभी आपसे सही नहीं होता। तो प्रारूप समिति के 9 मेंबर रहे, उनको अच्छे से याद कर लेना। सुमेलित कीजिए, 2015 का सवाल है। ठीक है, इसी में देखो समझो, भारत शासन अधिनियम, यानी कि इस वाली सूची को इस वाली सूची से मिलान करने वाला सवाल है। भारत शासन अधिनियम हमने तो पढ़ा नहीं संविधान सभा में, छोड़ दो कोई बात नहीं। हमने क्रिप्स प्रस्ताव पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा। क्रिप्स प्रस्ताव का समय कितना है, 1942 है, 1942 है, मतलब हमको बात समझ में आ गई। अगस्त प्रस्ताव का समय पता है कितना है, 1940 है। वेवेल योजना आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको 2 चीज़ें पता हो गई है। क्रिप्स प्रस्ताव का समय कितना है, 1942, और अगस्त प्रस्ताव का समय कितना है, 1940। मिलान करवा दीजिए, यानी कि बी है। बी को हमें बी के आगे 4 देखना है, बी के आगे 4 लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये बी है, इस बी में बी के आगे 4 जो है ना, वो तो हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, और जिसमें बी के आगे 4 नहीं है वो ऑप्शन कभी भी हमें नहीं भरना है। तो देखो, सी में बी के आगे 2 है, मतलब ये नहीं हो सकता। डी में बी के आगे 3 है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन बचे कौन से, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, क्योंकि दोनों में बी के आगे 4 है। अभी गुंजाइश है कि ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर हमें पता है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। इसका मतलब सी के सामने क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सी के सामने निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसमें तो है, इसमें नहीं है, मतलब बी भी आंसर नहीं हो सकता। सही आंसर क्या होगा, ए। इसका सही आंसर क्या होगा, ए, यानी कि सी के सामने तो 2 है और बी के सामने 4 है। ए के सामने क्या होगा, ए होगा। मतलब भारत शासन अधिनियम कब का है, 1935 का है, और वेवेल योजना कब की है, 1945 की है।
इस तरीके से आपको सवालों को करना है। पूरे पूरे आपको पता हो इस बात की कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें देखो 4 ऑप्शन है, 4 पॉइंट है ना, 12 शासन अधिनियम, अक्रिय प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, एवेल योजना, सभी को याद नहीं होते, लेकिन जितने याद है ना उनको पकड़ करके बैठ जाओ, सौगन खा के बैठ जाओ कि भाई मुझे ये पता है, मैं इनके सहारे से पूरा मिलान करने वाले सवाल कर लूँगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से मिलान करने वाले सवालों को हमें करना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? हम बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना। हमारी संविधान सभा की गठन का आधार क्या रहा? कैबिनेट मिशन योजना। बहुत ही आसान सवाल है, सीधा सीधा है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? वापस उसी सवाल को लैंग्वेज घुमा करके पूछा गया है। किसके हिसाब से की गई? कैबिनेट मिशन योजना के हिसाब से संविधान सभा का गठन किया गया। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? जब हमने शुरू में पढ़ी थी तो 389 पढ़ी थी, लेकिन हमें पता है कि 389 से वो टूट करके कितनी हो गई थी? 299 पर आ गई थी कुल संख्या। तो हमें 299 आंसर देना है बी। क्लियर? चलिए, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किस के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? सवाल को समझिएगा। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया ही नहीं गया, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। ये गलत आंसर लिखा हुआ है, जिसने भी लिखा है, मैंने स्क्रीनशॉट ही लिया है। लेकिन अगर क्या करो, अगर आप इसमें मैं अगर इस प्रत्यक्ष की जगह क्या लिख दूं, हो सकता है सवाल का प्रिंटिंग मिस्टेक हो, अप्रत्यक्ष लिख दूं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निर्वाचित किसने किया, तो आपके इनमें से अगर भरना हो आपको ऑप्शन, तो प्रांतों की विधानसभा ने किया। अप्रत्यक्ष तो चुनाव हुआ था ना, वोट तो डाले थे, कम ही लोगों ने डाले थे, लेकिन डाले तो थे। तो जिन कम लोगों ने वोट डाले वो कहाँ के थे? प्रांतीय विधानसभा के मेंबरों ने वोट डाले थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो निश्चित रूप से हमको याद करना है, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था। जो आज का यूपी है ना, वो उस समय का संयुक्त प्रांत कहलाता था। चलिए वापस वही सवाल वापस आ गया, संयुक्त प्रांत। चलिए, ये हमारे सवाल हो गए, और इस तरीके से हमने संविधान सभा के बारे में चीज़ों को समझा। अगली क्लास में हम संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और उनसे सवाल किस तरीके के बन सकते हैं। तब तक के लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।